फिर आप 100 करोड़ का खावन प्रोजेक्ट लेके आए, फिर उस पर आप पे आरोप लग जाएगा। लेकिन आप विचलित क्यों नहीं होते? अपने आप को पार्टी से बड़ा और घमंड आ गया। तो बच्चे के बढ़िया खेले, बच्चा अच्छे से रहे, तो बच्चा गिरे तो घुटना में उसको चोटना है तो उसमें। लेकिन ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। इतना डीपली कौन नेता आज के समय में सोच रहे हैं? इस सोचना जो पीने का पाइपलाइन आज भी नालियों में पड़ा हुआ, तात्कालिक लाभ नहीं मिलता। कोई हम बिजनेसमैन नहीं है, हम आने वाली पीढ़ी को तैयार करने की योजना पे काम कर रहे हैं। आंतरिक तौर पे भी आपका विरोध किया गया कि साहब बहुत सैकड़ों लोगों का परिवार है, आप उसे उजाड़ रहे हैं, ऐसा कर। बच्चों के लिए बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, एजुकेशन सेक्टर अच्छा हो, शुद्ध वातावरण हो। आपको अगर लग रहा था ये गलत बना, आपने तोड़ क्यों नहीं दिया उससे? नमस्कार, BSTV के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो राजनीति में संघर्ष करके कैसे मुकाम तक पहुंचा जा सकता है, कैसे जनता के दिलों में राज किया जा सकता है और कैसे धरातल पे विकास कार्यों को उतारा जा सकता है, इसके जीते जागते प्रमाण राजेश मूणत जी आज हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। तो बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम में। राजनीति में एक बेहद साधारण से कार्यकर्ता से लेकर 15 साल तक प्रदेश में मंत्री रहना कैसे संभव हो पाया, तब जब आज की जनरेशन के लोग, आज के नेता बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं? देखिए, मैं तो मूलतः संगठन का आदमी हूँ। युवा मोर्चे की यात्रा 1982 से करते करते जिला अध्यक्ष रह लिया, प्रदेश कार्य समिति में रह लिया, मध्य प्रदेश में मंत्री रह लिया, मध्य प्रदेश में उपाध्यक्ष रह लिया, छत्तीसगढ़ प्रांत का अध्यक्ष रह लिया। जीवन का कोई चुनाव नहीं लड़ा, पार्टी ने चुनाव लड़ा। कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम के साथ में मैं विधायक भी बना, और जिस समय विधायक बना उस समय बहुत बड़े दिग्गज नेता यहाँ हुआ करते थे। तरुण दादा एक अच्छे लीडर थे, उनके सामने पार्टी इसलिए था कि वो व्यक्ति अपने आप को पार्टी से बड़ा और घमंड आ गया था। बिल्कुल। रायपुर का महापौर रहा, 2 बार का विधायक रहा, दल बदल करके मंत्री बन गया। पार्टी ने भी तय किया एक साधारण कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाते हैं, और मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में चुनाव लड़ा, और कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम के साथ में जो रिजल्ट आया, लगभग 39,000 वोट से, और तरुण दादा को धराशायी कर दिया। बिल्कुल। कभी जीवन में जनप्रतिनिधि की भूमिका में नहीं था, मेरी सोच संगठन की थी, और पार्टी ने पहली बारी मेरे को मंत्री भी बना दिया, और मंत्री बनाया तो बड़े बड़े विभाग भी दे दिए। बिल्कुल। पहली बार के अंदर स्वतंत्र प्रभार मंत्री, PWD विभाग, शिक्षा विभाग जैसे विभागों में काम कर लिया। मेरी सोच है कि शुरू से कुछ न कुछ क्रिएटिव करना चाहिए, और जो अवसर मिला उसको, अवसर को कैसे हम तब्दील करके कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। छोटा राज्य था, नया राज था, लिमिटेड बजट था, लेकिन उसके बाद में भी हम कैसे कैसे क्या क्या काम कर सकते हैं उसके लिए मेहनत करते हुए हमने, चाहे उस समय मेरे को जब पहली बार शिक्षा विभाग मिली तो मैंने पाठ्य पुस्तक निगम का गठन किया। बिल्कुल। बच्चों के लिए मुफ्त में किताब बांटने की योजना लेकर के आया। हम बचपन में पढ़ते थे बाल मित्र या चंपा, बिल्कुल, लोटपोट। तो उस समय मैंने सर्व शिक्षा अभियान के अंदर स्कीम थी, सर्व शिक्षा अभियान के तहत मैंने कहा कि बच्चों को पढ़ने के लिए भी हमारे इतिहास को जाने, ऐसी एक चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से ऐसी किताब छापी जिसका बचपन और बाल मित्र मैंने नाम रखा और दिया। स्कूल से ड्रॉप होते थे बच्चे, दूर थे, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाना पड़ता था स्कूलों को, तो बच्चे नहीं पहुंचते थे। उस सर्व शिक्षा अभियान में पैसे का प्रावधान था, तो एक साइकिल वितरण व्यवस्था, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के अंदर मुफ्त में किताबें, ये देश का पहला स्टेप बना था। बिल्कुल। जिसके अंदर हमने कहा नहीं, कोई भी बच्चा, और बच्चे के अंदर मन में एक बात उस दिन आई कि हम स्कूल में पढ़ते थे तो ब्लैक एंड व्हाइट किताब मिलती थी, और वही बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल पढ़ रहा तो मल्टी कलर किताब होती थी। तो हमने जैसे नहीं कहा, हमने कहा हम भी मल्टी कलर किताब छापेंगे। तो हमने वो मल्टी कलर किताब छापना चालू की, बच्चों को दिया। क्या है कि जब कक्षा पहली में जाए बच्चा, और एक बच्चा ब्लैक एंड व्हाइट किताब में तोते का कलर ब्लैक एंड व्हाइट दिखे, बिल्ली का कलर व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट में दिखे, सेवफल का कलर ब्लैक एंड व्हाइट में दिखे, और वही वो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, संपन्न है, उसके पिताजी फीस पटा के अच्छी किताबें दे, और उसके अंदर कलर में दिखे, तो उस दिन से उस बच्चे के मन की मानसिकता में आएगा कि गरीबी और महंगी
बिल्कुल। तो मैंने कहा नहीं, समान रूपता दिखना चाहिए, एक दिखना चाहिए। उस योजना पे मैंने काम चालू। मैं आपको टोक रहा हूं, मैं आप उस समय की बात बता रहे जब पहली बार आप मंत्री बने, शिक्षा विभाग आपके पास आया। लगभग 20-25 साल बाद आप अपने विधानसभा में प्ले स्कूल बनवा लिए आपने प्ले स्कूल। ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? ये भी ऐसा है कि जब मैं स्कूल में घूमता हूँ, देखता हूँ आंगनबाड़ी में गरीब बच्चे आते हैं, खेलते रहते हैं, उनसे क्यों व्यवस्था है। कई अच्छे अच्छे प्ले स्कूल देखा तो मैंने कहा हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैंने विधायक निधि तो 25 लाख रुपए दिया। मैंने कलेक्टर महोदय से आग्रह किया तो उनकी तरफ से कुछ पैसा मिल गया, कुछ निगम का पैसा, ऐसा मिलाकर के लगभग 70-75 लाख रुपए का एक 5,000 स्क्वायर फीट की जगह खोजा और उसके अंदर आंगनबाड़ी प्ले स्कूल। वो बच्चे के लिए बढ़िया खेले, बच्चा अच्छे से रहे। तो बच्चा गिरे तो घुटना में उसको चोट ना है तो उसमें रबड़ की वो लगा देना। खेल खिलौने, बैठने के लिए फर्नीचर अच्छा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, बच्चों को पढ़ाए, रनिंग करे। तो मेरा उनको यही है भाई, प्राइवेट स्कूलों को हम देखते हैं, उन स्कूलों में बड़ी बड़ी फीस लेते हैं। बिल्कुल। तो मैं कहीं गरीब बच्चे की नौकरी करके प्रयोग करते हूँ पहली बार। तो मैंने अपने क्षेत्र में एक बनाया जिसका टाटीबंध में लोकार्पण 3 महीने पहले हुआ। एक एनजीओ है, एक सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र मंडल, उनके साथ में लाइन अप करके उनको दिया संचालन। मैं कहा इसमें फीस नहीं लेंगे, गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चों का इसका कोई समय खाली जगह रहती है उसका उपयोग करो, कोई आपत्ति नहीं। अभी एक प्ले स्कूल और फिर मैंने ये अग्रसेन कॉलोनी है रायपुरा में, वहां भी चालू कर रहा हूँ। अभी 15 तारीख को उसका लोकार्पण कर दूंगा मैं। इन उद्देश्य ये है कि बचपन से उन बच्चों को भी हम वो सुविधा दें, उनके मन में किसी प्रकार का ये नहीं जाए कि हम क्यों नहीं। यह सोच मेरी जब मैंने कहा शिक्षा में था तब भी और आज भी मेरी यही सोच है। लेकिन ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। इतना डीपली कौन नेता आज के समय में सोच रहे हैं? नहीं, सोचने वाले सोचते हैं, कई लोग काम करते हैं। हाँ, मेरे को काम करने में मजा आता है। मैं कुछ क्रिएटिव करूं, कुछ सोचता रहता हूँ। मैं जिम भी बनवाया। जब मैं पहली बार रायपुर राजधानी थी तो रायपुर के अंदर कहीं पर हमारे पास लाइब्रेरी थी बच्चों के पढ़ने की। मैं अपने सेक्टर के अंदर सबसे पहले सेंट्रल लाइब्रेरी बनाया, उसके बाद नालंदा आ गया। नालंदा के बाद में मैंने सोचा कि जब 2,500 बच्चे हैं पढ़ते, वो वेटिंग उतनी ही है, आज भी उतनी वेटिंग है, तो क्यों नहीं हमारे को एक फेस और बनाना चाहिए। तो वो पूरा एजुकेशन हब है, लगभग वहाँ बड़े बड़े 4 कॉलेज हैं जिसके अंदर हजारों की संख्या में लोग पढ़ते हैं। तो क्यों नहीं ऐसे बच्चों को एक एजुकेशन वातावरण बना है जहाँ स्टडी करने की आदत बन गई लोगों की। तो वहाँ एक नालंदा फेस्टिवल है, तो क्या, ताकि वो बच्चों को देखिए, ये बच्चे एक वातावरण में पढ़ते हैं और अच्छा वातावरण शुद्ध रहेगा, वहाँ बैठ के पढ़ेंगे। अगर मेरे यहाँ का बच्चा अगर आज नालंदा से पढ़ के निकल रहा है तो उसमें अगर 10 बच्चे भी अच्छे पास होके मेरिट में आ जाए और कहीं न कहीं जाए, तो कम से कम मेरे छत्तीसगढ़ के 10 बच्चे देश भर के अंदर अपना नाम तो कमाएंगे। हमारा उद्देश्य दूरदृष्टि है, तात्कालिक लाभ नहीं मिलता। कोई हम बिजनेसमैन नहीं है, हम आने वाली पीढ़ी को तैयार करने की योजना पे काम कर रहे हैं, उनके माइंडसेट को करने का काम करते हैं। इसलिए हमारी कोशिश ये रहना चाहिए कि आने वाला फ्यूचर कितना अच्छा। आज अपना छत्तीसगढ़ राज्य 25 साल हो चुके पूर्ण, 25 साल का जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ खड़ा हुआ है। जिस प्रकार के छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक सीमा है, चाहे वनांचल 42% वनांचल क्षेत्र, चाहे बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो, शहर का बीच का सेक्टर है, जंगल भी उतना ही है हमारे यहाँ। तो उसके बीच में डेवलपमेंट करना, उन योजनाओं के लिए काम करना, सब लोगों ने मिल करके छत्तीसगढ़ को 25 साल में देश के उन अग्रणी राज्यों में ले जाके खड़ा कर दिया कि आज छत्तीसगढ़ को कोई नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। हमारे साथ 3 राज्य बने थे, बिल्कुल ठीक। आज झारखंड के बारे में कौन क्या बोलता है, उत्तराखंड के बारे में कौन क्या बोलता है, लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ आज देश के उन राज्यों के अंदर खड़े हो गए जो दिशा देने का काम कर। नालंदा फेज 2 आप लेके आए, प्रोजेक्ट बहुत जल्दी चालू भी हो जाएगा। वहां पे चौपाटी थी, बड़ा विरोध हुआ उसका, आंतरिक तौर पे भी आपका विरोध किया गया कि साहब सैकड़ों लोगों का परिवार है, आप उसे उजाड़ रहे हैं, ऐसा करके। देखिए, सोच का फर्क है। जिस दिन उन्होंने वह एजुकेशन सेक्टर के लिए आरक्षित जमीन, आपने मुझे कहा यूथ हब बना, बिल्कुल यूथ हब नहीं था
वहां आपने घूमटे ला के बसा दिया, चौपाटी टाइप का कर दिया। भाई यूथ हब और चौपाटी में फर्क नहीं है। बिल्कुल। आपने जो टेंडर डॉक्यूमेंट बनाया उसमें यूथ हब लिखा, आपने MIC में पारित किया, आपने केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी के पैसे का उपयोग किया। आप यूथ हब, हम उस दिन से विरोध में 12 दिन तक वहां भोगड़ता बैठा हूं मैं सबके साथ में, और शुरू दिन से इस बात को लड़ा। वह सेक्टर एजुकेशन सेक्टर है, वो न्यूसेंस वैली का स्पॉट नहीं बनना चाहिए। वहाँ बच्चे पढ़े लिखे, एक खेल मैदान बच्चा साहब पूरे रायपुर शहर का साइंस कॉलेज, इसको छोड़ के पूरे शहर के मैदान खत्म हो गए। और इसलिए मैं शुरू दिन से जो एंडोमेंट था, अवसर आया, और मैंने अपने लिए काम नहीं किया, मैंने आने वाली पीढ़ी के बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई अच्छे हो, एजुकेशन सेक्टर अच्छा हो, शुद्ध वातावरण हो और न्यूसेंस वैली से मुक्ति मिले। अरे खाने के लिए तो कहीं पे भी मिल जाएगा जी, हर कॉलेज में कैंटीन है। आजकल हर फुटपाथ के ऊपर इतने सारे ठेले लगते हैं कि खाने पीने, लेकिन एजुकेशन सेक्टर के अंदर कहाँ आपको जाएगा? कौन प्राइवेट सेक्टर के अंदर लाखों रुपए खर्च करेगा, बच्चे को पढ़ाएगा? यहाँ पर कम से कम उसको उन सब चीज की सुविधा दे रहे हैं, हमें संतुष्ट है। राजनीति में जिन्होंने कुछ किया नहीं, वो जीवन में आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, उनकी चिंता नहीं करते। आपके स्काई वॉक प्रोजेक्ट, आप एक ड्रीम प्रोजेक्ट लेके आए रायपुर में कि स्काई वॉक बनाया जाए, उस पर काफी विवाद हुआ। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने जांच भी उस पर गठित कर दी, जांच भी हुआ, लेकिन निर्णय वो सरकार नहीं कर पाई। आपकी सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, आपने निर्णय लिया और फिर से उसे बनाने का काम चालू किया। देखिए, जिस दिन उसको बनाने की बात हुई, इसका डिटेल सर्वे हुआ है। शास्त्री चौक में पहले बहुत बड़ी रोटी, बिल्कुल, फिर छोटी रोटी हुई, फिर और छोटी हो गई, उसके बाद में शास्त्री जी की प्रतिमा किनारे वहां फ्लाईओवर बनाने की आई, स्टडी की है फ्लाईओवर के अंदर तो कितना % यातायात आता है, क्या आता है, उसको डिटेल PWD करके रखा। यहाँ पर एक तरफ कलेक्ट्रेट के पास में हमारा जिला कोर्ट, उसके आगे जाकर के एक 700 बेड का अस्पताल में कहा, इधर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, वहां हमारा जाते हैं तो तहसील ऑफिस के सामने जाते कमिश्नर, ये सब हमारे यहीं पर है। और सराउंडिंग पैदल सब लोग चलते हैं, वकील से लेके डॉक्टर से लेकर के सब लोग मरीज सब पैदल आ जा रहे हैं। इसका डिटेल सर्वे किया, तो जब हमने कहा फ्लाईओवर नहीं बनाना है, यहाँ पर फ्लाईओवर नहीं है, तो क्यों नहीं ऊपर पाथवे टाइप का चलने के लिए हम इसके ऊपर, तो हमने सर्वे किया कितने लोग आते जाते हैं, क्या है। तो हमने कहा पहले जय स्तंभ चौक पे पार्किंग बने, बिल्कुल पार्किंग बनने के बाद में हमने कहा वहां गाड़ी खड़ी करिए, शहीद स्मारक के कार्यक्रम में आई, क्योंकि शहीद स्मारक एक ऑडिटोरियम था हमारा, बिल्कुल, और वहां पर लोग आए आराम से देखे, वापस जाके सेंट्रल पार्किंग से गाड़ी लेके चले जाए, यातायात डिस्टर्ब नहीं होगा। कचहरी के अंदर पार्किंग है, कचहरी में आप पार्किंग करिए, कलेक्ट्रेट के अंदर खड़े होकर के आइए। आपको अगर तहसील ऑफिस जाना, तहसील ऑफिस चले जाओ, ऊपर के ऊपर, नीचे कोई यातायात डिस्टर्ब नहीं होगा। एक बेकारा से सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आना है, आप ऊपर ही ऊपर आ जाइए, कोई तकलीफ नहीं। उसका जब प्रेजेंटेशन हुआ 1 बार 2 बार 3 बार, उसके अंदर महापौर भी, उसमें कलेक्टर भी, SP भी, सभापति भी, सब लोगों के सुझाव। किसी ने कहा साहब चलने में तकलीफ होती है, तो हमने कहा इसमें एक्सटेंशन का प्रावधान है, बिल्कुल। उनने कहा साहब इसके अंदर ऊपर घूमेंगे रात में कौन ध्यान रहेगा, तो हमने कहा इसमें चैनल गेट लगेगा, ऊपर कैमरे लगेंगे। हर चीज का हमने ध्यान, जो जो सुझाव आए हर सुझाव को इम्प्लीमेंट करते होंगे। लेकिन उस के बाद में जिस एजेंसी काम करना था, एजेंसी फेल हो गई, 6 महीना लेट हो गए। बिल्कुल। पूर्व सरकार आई, भूपेश जी ने किसी कारण बताए काम को पेंडिंग कर दिया। 3 जांच कमेटी, कभी किसी विषय पे नहीं आई, एक टेक्निकल जांच कमेटी, बिल्कुल, एक चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में टेक्निकल कमेटी, CS की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक अप्रूवल की कमेटी, एक पॉलिटिकल एडवाइजिंग के लिए एक पॉलिटिकल कमेटी। तीनों कमेटियों ने जांच किया, तीनों ने उसके अंदर कहा कि किसी प्रकार का वायलेशन नहीं हुआ। आपने जांच कर ली, अब वो एक खड़ा हुआ है, आपको अगर लग रहा था ये गलत बना, आपने तोड़ क्यों नहीं दिया उस समय? आप सरकार में तोड़ देते। अगर आपको भ्रष्टाचार लग रहा है तो आपने जांच भी की। आपके खिलाफ FIR के लिए आवेदन दिया गया? मेरे खिलाफ में FIR को छोड़ के EOW भी केस किया, उसने भी क्लीन चिट दे दी। जब आपको कहीं इसमें, क्योंकि हमने कोई व्यक्तिगत प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया,
एक सुविधा है। एक महानगर जब घूमने जाते हैं, हम दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली के अंदर देखिए बने हुए, बेंगलोर में बना हुआ, हैदराबाद के अंदर बना हुआ, बम्बई में बना हुआ, नागपुर में बना हुआ, पूना में बना हुआ, हर जगह बना हुआ कहीं ना कहीं। लेकिन लोगों के समझ में नहीं आता। हम कल्पना करते कि हमारा ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया है, जो कुछ कर नहीं पाए। अगर आपको लगता है गलत, अरे एक छोटा सा पार्ट चालू करके देख लेते। बिल्कुल, आपने तो कॉस्ट बढ़ाई उसको। आपको कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, निर्णय कर देते इसको डिसमेंटल करो। वो कहता फ्लाईओवर, अरे फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट 2008 में लेकर के आया था। बिल्कुल, उसका डीपीआर बना हुआ, उसका सब कुछ प्रावधान था। नहीं चाहते थे लोग के फ्लाईओवर बने, क्यों फ्लाईओवर बनेगा शहर के बीच से निकलेगा, शहर दो भागों में बढ़ जाएगा। बिल्कुल, तो हर एक की अपनी सोच है। इसी शहर के ऊपर कैनाल रोड थी, शहर के बीच में कैनाल निकलती, सूखी पड़ी रहती, गंदगी थी। बिल्कुल, वो रोड बन गई, आज चलने का काम आती कि नहीं आती। पूरा रायपुर का यातायात अगर कैनाल रोड नहीं बनता पूरा डिस्टर्ब हो जाता। एक्सप्रेस वे भी आपने क्या, रेलवे की पटरी शहर के बीच से गुजरती। पहली बार मैंने नगरीय प्रशासन विभाग में आने के बाद तेली बांधा के पास में एक रेलवे स्टेशन का छोटा पार्ट वहां बनाया। वहां तक हमने रोकने की कोशिश की, फिर इधर दिन भर यातायात डिस्टर्ब नहीं हो। फिर सरकार आने पर हमने वापस की। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, हमने आग्रह करके रेलवे से लैंड परचेस करके एक एक्सप्रेसवे का, आज रायपुर रेलवे स्टेशन से लेकर के एयरपोर्ट 25 मिनट में आदमी पहुंच जाता है। बिल्कुल सही। ये कोई विजन था क्या किसी का, कोई कल्पना थी क्या? जब ये सब काम हुए उसमें भी भ्रष्टाचार लग रहा था उनको। ठीक, उसमें भी जांच हुई। जिनको कहा ना, जिन्होंने कुछ किया नहीं, तो कॉमन बात है किसी के ऊपर आरोप लगा दो, जांच करते रहो। अरे करो, लेकिन तुम भी तो कुछ करो यार। 5 साल इस रायपुर शहर की राजधानी के अंदर कांग्रेस पार्टी ने सिंगल नाट काम किया। 800 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पे खर्च किए सब रायपुर। 24/7 वाटर सप्लाई, एक घर में पानी 24 घंटे में पहुंचा। नहीं, जो पीने का पाइपलाइन आज भी नालियों में पड़ा हुआ है। इसलिए खाना, पैसे की दुर्गति, बंदरबाड़, भ्रष्टाचार की कहानियां। 800 करोड़ रुपए नगर के अंदर खर्च हो। और एक चीज हम बता दें कि ये साहब हमने कोई काम किया, कोई नया फ्लाईओवर बना हो, कोई नई रोड निकाली हो, कोई अंडरब्रिज बना हो, कोई नया बच्चे के लिए कॉलेज खोल दिया हो, कोई नया स्कूल खोल दी। अरे आत्मानंद स्कूल, वही पुराने स्कूलों को रंगाई पुताई करके आत्मानंद नाम दे दिया, करोड़ों रुपए उस पर खर्च कर दिए, जिसकी सीलिंग गिर जाती है। ये आरोप प्रत्यारोप नहीं, विजन नहीं था, सोच नहीं थी। हम पॉलिटिक्स में काम करते हैं, लेकिन हमारा विजन भी होना चाहिए। हम जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि, जनता की अपेक्षाओं पे खड़े उतरने के लिए कुछ कड़े डिसीजन भी करना पड़ते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए आज जो ये रायपुर थोड़ा व्यवस्थित दिख रहा है, ये योजनाबद्ध तरीके से 15 साल में जो काम हुआ, उसकी रणनीति और उसकी परिणति आज हमें देखने को मिलती है। आप खारून नदी के भी कायाकल्प को लेकर आगे बढ़ गए हैं, क्या तैयारियां हैं? खारून नदी क्या खारून नदी के ऊपर अभी एक बड़ा प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। लोगों ने खारून रिवर फ्रंट, ये उस समय मेरे कार्यकाल में, उस समय कई लोगों ने विरोध किया। धीरे धीरे हमने उसके ऊपर काम किया। आज देखिए गंगा घाट किनारे हो गया, आज सोमनाथ के अंदर काम हो गया, आज अगर मैं उज्जैन के अंदर कहूंगा तो काम हो गया। तो मैंने खारून को दोनों तरफ पाथवे, उसका ब्यूटिफिकेशन, उसके अंदर लोग आए। आज हमारा एक तीर्थ नगरी है महादेव घाट, या पुण्य मोहल्ले से लेके भोलेनाथ की कृपा है वहां पर। तो कुछ न कुछ शहर का एक पर्यटक स्थल ऐसा बन जाए कि जहाँ लोग आए, जाए, बैठे प्रेम से, शुद्ध वातावरण। तो उसके लिए प्रोजेक्ट के ऊपर पीडब्ल्यूडी और नगरीय प्रशासन विभाग दोनों मिलकर हम अलग अलग काम कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी लगभग 83 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, वहीं नगरीय प्रशासन 18 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और एक ही विभाग के माध्यम से 10 करोड़ रुपए खर्च हो रहे। लगभग हम ये मान के चले आपको कि 120 करोड़ रुपए खाली खारून रिवर फ्रंट के रूप में एक विकसित व्यवस्थित बनाने के लिए खर्च करने जा रहे हैं, ताकि लोग वहां आसानी से संध्या के समय जाए, बैठे, टहलें, भोलेनाथ के दर्शन करें। ये सोच को लेकर के आगे आप जितने विकास के कार्य किए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की बात हो या स्विमिंग पूल की बात हो, सब पे बड़े आप पे आरोप लगा दिए जाते हैं। फिर आप 100 करोड़ का खारून प्रोजेक्ट लेके आए, फिर उस पे आप पे आरोप लग जाएगा, लेकिन आप विचलित क्यों नहीं होते?
जब नीयत साफ है, मैं करूंगा तो भी लोग बोलेंगे, नहीं करूंगा तो भी बोलेंगे। अगर आपके मन में कोई सुझाव है, सुझाव दीजिए, कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए। भाई साहब, इस पर हम क्यों नहीं कर सकते? वेलकम। नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, उसका रीजन बताइए। मैंने जब कमल विहार के ऊपर काम किया तो लोग बोलते थे ना, तो मैंने लोगों से कहा क्यों नहीं होना चाहिए, बता। क्या शहर को गंदगी के रूप में छोड़ दूं, शहर को अवैध कब्जे के रूप में छोड़ दूं, शहर के अंदर तीतर भीतर जिस प्रकार से अवैध कॉलोनियां बस गई इसके रूप में छोड़ दूं? अगर योजनाबद्ध तरीके से अगर शहर को विकसित, आज 1600 एकड़ के अंदर एक टाउनशिप कमल विहार बसी, ठीक, कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं किया, माता कौशल्या का नामकरण करके चल गए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो पूरे शहर को अवैध प्लाटिंग की। आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं, और ये बात को मेरी गौर करिएगा साहब। आप मास्टर प्लान, शहर के मास्टर प्लान के ऊपर जिस प्रकार की विवरता के पूर्व सरकार ने योजना बना काम किया, सर आप मास्टर प्लान लाते हो, लैंड यूज डालते हो, मकान का नक्शा आप तय करते हो, FAR तय होता है, मकान का नक्शा कितना बनना चाहिए। अब मकान के नक्शे के अंदर वायलेशन हो रहा, और वायलेशन ऐसा हो रहा कि उसके अंदर पार्किंग की जगह में दुकानें निकाल लिए लोग, और आप उसको नियमितीकरण कर दिए। ये बताइए किस नियम एक्ट के तहत ऐसा प्रावधान है? एक तो मास्टर प्लान, एक तो मास्टर प्लान के बाद में मास्टर प्लान के अनुरूप उसका नक्शा पास, और नक्शा पास होने के बाद में उसको वायलेशन। अगर उस घर में 4 गाड़ी की पार्किंग है और उसका आप नियमितीकरण करके वहां रेस्टोरेंट निकाल दे रहे हो, और तो 4 गाड़ी जो खड़ी है वो सड़क पे खड़ी रहेगी, और वो 4 गाड़ी खड़ी रहेगी, और रेस्टोरेंट के अंदर जितने लोग आएंगे वो गाड़ी भी सड़क पे खड़ी करेंगे, तो मतलब सड़कें जाम रहेगी। आपकी कोई सोच ही नहीं है। वो तो शासकीय जमीन पे कब्जे का भी नियमितीकरण कर दिया गया, कई जगह हो गया, कई चीज हो गई। यहाँ तो कहा ना, अंधा बाटे रेवड़ी चुन चुन के दे। ये राजधानी मेरी है, ये छत्तीसगढ़ मेरा, हम रहे न रहे छत्तीसगढ़ रहेगा। बिल्कुल। अगर मेरे मन में ये कल्पना नहीं कि शहर को सुंदर, स्वच्छ, व्यवस्थित करने के लिए कुछ कड़े और डिसीजन करना पड़ेगा, बिना कड़े डिसीजन के हम सोचेंगे शहर सुधर जाए, तो साफ नहीं सुधर। आप बड़े विजनरी नेता है, आज से नहीं मतलब सालों साल से आप लगातार जनता के बीच में काम करते हैं। आपने ट्रैफिक का जिक्र किया, ट्रैफिक जाम इस शहर की बड़ी समस्या बन चुकी है। क्या प्लान हो सकता है, कैसे निजात दिलाया जा सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? शहर के अंदर पहले तो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग बैठे उनका विजन स्पष्ट होना चाहिए। बिल्कुल। शहर के अंदर चारों तरफ कब्जे, बिल्कुल, रोड पे कब्जा, रोड चौड़ी है जी, लेकिन फुटपाथ पे कब्जा, जो हमारे नुक्कड़ हैं, जो टर्निंग करने वाले पॉइंट है, वहां कब्जा। कोई किसी को रोकना नहीं चाहता, आता है 4 दिन चलता है, उसके बाद में विराम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी कोई ठोस कार्य योजना बैठ करके कि किस किस रोड पे कितना ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक को हम डाइवर्ट कैसे कर सकते हैं, कितने बड़े व्हीकल्स कितने छोटे व्हीकल्स निकल सकते हैं, हम इससे कहाँ थ्रो निकाल सकते हैं, कितना कर सकते हैं। हम एजेंसियां लगा देते हैं, एजेंसी आकर एक चेक पोस्ट लगा के चला जाती है वो, लेकिन क्या एजेंसी। आज रायपुर का एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, आपके माध्यम से। रायपुर का मास्टर प्लान आपने बढ़ा दिया, कई गांवों को मिला लिया। बिल्कुल। नगर निगम की सीमा आपने बढ़ा दी। नगर निगम की सीमा बढ़ा दी तो आउटर का कोई प्लान है क्या आपके पास कि वहां का ड्रेनेज सिस्टम कैसे ठीक होगा, वहां वाटर सप्लाई कैसे होगी? कोई आता है उसका लेआउट प्लान, आप वहां पर कचरा तरफ आपने स्वीकृत कर दिया, कचरा के अंदर वो रह रहा, तो उसके यहाँ बोर से पानी उस कॉलोनी के अंदर 100 मकान बन गए। अब 100 मकान की सप्लाई पानी की हो रही बोर से, बोर सूख गया गर्मी में, अब कहाँ जाएगा? बिल्कुल। अब वो आता नगर निगम के पास, और नगर निगम की कोई स्कीम नहीं वहां तक पानी पहुंचाने की। जब तक हमारे पास कोई ठोस प्लानिंग के साथ योजना में, तो वाटर सप्लाई कैसे होगी, ड्रेनेज सिस्टम कैसे होगा, वहां से निकलने वाला यातायात कितना % बढ़ेगा, तो किन किन चौराहे पे लोड आएगा, उस चौराहे का कितना चौड़ीकरण होना चाहिए, वहां ट्रैफिक जाम नहीं है। आज जैसे मैं आपके शंकर नगर आया जी, अब शंकर नगर में दिन भर जाम रहता है। बिल्कुल ठीक। अब यह है कि पॉपुलेशन चारों तरफ, इधर कचरा चल गए, इधर मोवा चले गए, इधर शंकर नगर पूरा हो गया, ये चारों तरफ का ट्रैफिक इस चौक पे आके मिलता है। बिल्कुल।
अब इस चौक पर ट्रैफिक इतना जाम होता है, क्या इस रूट के ऊपर से इसको ट्रैफिक को बाईपास करने के लिए कोई योजना बनाई हमने? कुछ नहीं। तो जब हम योजना नहीं बनाएंगे, ट्रैफिक का सर्वे नहीं करेंगे, वहां ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, तो वाटर सप्लाई सिस्टम ठीक नहीं होगा, तो शहर तो चारों तरफ इसी प्रकार से खड़ा होगा फ्यूचर में भी। और इसीलिए ठोस कार्यनीति बना करके, मैं नहीं कहता हूं एक बार में हम कर सकते हैं, बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम, 5 साल में होगा, 7 साल में होगा, लेकिन पूरे शहर का मास्टर प्लान तो बने ढंग से कि हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, क्या क्या करना है, और कौन कौन से सेक्टर के अंदर हमारे को रेसिडेंशियल। अब मास्टर प्लान बना, सब मास्टर प्लान के नाम से स्पष्ट है, उस मास्टर प्लान में नाम से स्पष्ट है कि क्या यूटिलिटी होना चाहिए, बिल्कुल, कितना ग्रीन बेल्ट होना चाहिए, कितना आवासीय होना चाहिए, कितना कमर्शियल होना चाहिए, कितना पीपीपी होना चाहिए, वो क्लियर है। अब क्या किया जिन्होंने मास्टर प्लान बनाया, वो रेशो मिलाने के लिए एक तरफ रेसिडेंशियल डाल दिए, एक तरफ कमर्शियल। अरे भाई, चारों तरफ जब फैलाओगे नहीं तो ट्रैफिक डाइवर्ट कैसे होगा? आज मैं कचरा में रेसिडेंशियल कर दूंगा, कमर्शियल भनपुरी तरफ करूंगा, तो कचरा से भनपुरी जाएगा आदमी कमर्शियल चीज खरीदने के लिए। क्यों नहीं? वहां यूटिलिटी की आवश्यकता है, तो वहां एक छोटा सुपरमार्केट बनना चाहिए, वहां पर सिनेमा हॉल बनना चाहिए, वहां गार्डन रहना चाहिए, वहां की सड़कें चौड़ी हों, तो कॉलोनी का जब लेआउट प्लान पास कर रहा हूं तो उसका कितनी चौड़ी सड़क होना चाहिए, इस सड़क पे कितनी यातायात की गाड़ियां आएगी, ये सब योजनाबद्ध तरीके से हम ओनली प्रोफेशनल तरीके से बात कर लेते। मेरा प्राप्त, मेरा काम कर दो साहब। फ्यूचर प्लान आज भी दिल्ली साहब, नया दिल्ली क्यों जाम नहीं होता? बिल्कुल, और नई दिल्ली जाम पड़े रहते, ये पुरानी दिल्ली क्यों? फ्यूचर प्लान उन्होंने जिस समय अंग्रेजों ने बनाया होगा उसका मास्टर प्लान कुछ सोच के बनाया। आज हम भी शहर को अगर ठीक करना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ठोस डिसीजन करना पड़ेगा। लेकिन पार्षद आपके, महापौर आपके, विधायक आपके, मंत्री आपके, सरकार आपके, दिक्कत कहाँ है? क्यों नहीं हो पा रहे? कर रहे हैं कोशिश, संसाधन की कमी, सोच की कमी। जन नेता सहयोग कर सकता है, लेकिन विजनरी जिसको करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को फील्ड में जिसको काम करना था, जिसने पुलिस का विभाग, कमिश्नरी बनने के बाद में 5 दिन 10 दिन कमिश्नरी दिखी कुछ है, पुलिस वाले के डंडा देखे, वहां पर कोई अतिक्रमण करके रखा, अपने आप हटाने लग गए। ये 2 साल पहले भी तो कोई कर सकते थे। फिर 4 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में फिर ठंडे। कांग्रेस यही आरोप लगा रही है, कांग्रेस कह रही है साहब सरकार में आपसे कुछ संभल नहीं पा रहा है, हम आएंगे तब बेहतर करेंगे। कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने क्या किया? वो तो बेच के खा के चले गए पूरे रायपुर को। कुछ एक आध बता दे उदाहरण कि मैंने ये किया। आपने जितना इतिहास छत्तीसगढ़ के अंदर स्कैंडल का लिखा हो, जितना भ्रष्टाचार के नए नए आयाम आपने स्थापित किए साहब, इस 25 साल के अंदर ऐसे नए आयाम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती हो, किसी ने नहीं किया। एक तो प्रदेश के लिए बताए कि कुछ मैंने ऐसा किया मेरे कार्यकाल में, तो उदाहरण दे दो साहब। कोविड काल आ गया, उसमें चला गया। अरे मास्टर प्लान के अंदर जो बंदर बाट आपने की, तभी तो आज तक मास्टर प्लान सुधर नहीं पाया। 800 करोड़ रुपए शहर के डेवलपमेंट के लिए मिले थे, आपने क्या किया? बुढ़ा तालाब का वो 6 करोड़ का अभी तक साला कभी एक बार फुहारा देखने को नहीं मिला। कैसे होता है? 3 बार वहां खर्चा हो गया। कई चीजें हैं जिनको प्रशासनिक अधिकारी को चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। मैं संकोच नहीं करता हूँ। तेलीबांधा तालाब, तेलीबांधा तालाब का रकबा कम हो गया, ठीक साहब, रकबा कम हो गया, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। रकबा कम होने के बाद में पाल के ऊपर आपने दुकानें बना दी। दुकान का रेंट कितना मिलता था? आज कमर्शियल दुकान बाजार में 70 रुपए 80 रुपए मिलता है। नगर निगम को 19 लाख रुपए मिलता है खाली साल का, ठीक। वो 22 लाख से ज्यादा नगर निगम लाइट का, बिजली का बिल पटाती। तो क्या बोले पूर्व में जो बैठे थे भाई लोग पूरे शहर को प्रोफेशनल तरीके से लूटा है मिल करके। और अगर हम उन चीजों को उजाड़ने जाएंगे तो हम करेंगे क्या? इसलिए हमारी महापौर परिषद ने एक निर्णय किया, हम आगे बढ़े। हम ऐसा कोई वादा जनता से नहीं करें जिसको हम नहीं कर सकते। हम जो व्यवस्था बिगड़ी उसको व्यवस्थित करें। अगर शहर के अंदर जितनी जनसंख्या है,
जनसंख्या के आधार पे मेरे को लगता है कि सफाई के अंदर इतने कर्मचारी होना चाहिए। इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, जिनके राम की वाले के साथ में डोर टू डोर कलेक्शन कैसे हो, वाटर सप्लाई वहां तक हम कैसे पहुंचा पाए, मूलभूत सुविधा तो पहले पहुंचाते, उसके बाद में बड़े बड़े वादे करेंगे। और आज हम जो काम कर रहे हैं वो हमारी ये सोच स्पष्ट है, राजधानी के रूप में इस शहर को खड़ा करना और उसमें जितने भी व्यवधान आए उसको किनारे करते हुए शहर ठीक हो जाए, ये हमारी कोशिश है। 2.5 साल बीत गए सरकार को, सरकार कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसा काम कर रही है, और 2.5 साल बाद चुनाव होना है, क्या देखते हैं आप? देखिए, सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। कमिटमेंट को क्रियान्वयन के रूप में तब्दील करना, चाहे वो मातारी वंदन के अंदर पैसे की बातचीत हो, चाहे धान खरीदने की बातचीत हो, चाहे पीडीएस सिस्टम ठीक करने की बातचीत हो, चाहे कानूनी व्यवस्था की बातचीत हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बातचीत हो, सब सेक्टर में लगातार सरकार काम कर रही है। और इस बात को मैं इसलिए कह सकता हूँ कि कभी कभी हम पैसे के रोना हो, आप सोचिए, आज 3100 रुपये में धान खरीदे एक मुश्त, बिल्कुल 1,50,000 मेट्रिक टन धान खरीद रहे, एक मुश्त पेमेंट कर रहे, 78,000 परिवार को मातारी वंदन का लाभ दे। बिल्कुल 1,000 रुपए बहुत होता है गरीब परिवार में। तेंदु पत्ता की खरीदी, वन उपज की खरीदी, और अभी परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया संदेश दिया, फसल चक्र परिवर्तन। बिल्कुल, लोग उसको नेगेटिव थॉट पे जाते हैं। हम धान पर आधारित हैं, लेकिन अगर हमारी सॉइल टेस्ट करने के बाद में अगर हमें लगता है कि इस सॉइल के अंदर हम चना उत्पादन कर सकते हैं, हम कपास उत्पादन कर सकते हैं, अगर हम ये चीजों को बढ़ावा दें और सरकार उसके अंदर उसका नुकसान नहीं हो, इसलिए उसके अंदर 15,000 रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी दे रही है, तो किसान की आमदनी भी बढ़े। लेकिन ये बड़ा छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्य है कि सॉइल टेस्ट रिपोर्ट में 36% फर्टिलिटी कम हुआ है छत्तीसगढ़ में भूमि का। लोग धान की तरफ ही भाग रहे, बाकी चीजों से क्यों? क्या रहता है कि पहले छत्तीसगढ़ में कई प्रजातियों के धान होते थे, ठीक, सरकार ने खरीदने की व्यवस्था ले ली। जब कोई चीज आसानी से मिल रही है तो लोगों ने कहा यार अपन तो दो ना। लेकिन फ्यूचर मैं बंगाल में था साहब, 3 फसल लेते बंदरवाल, बिल्कुल बिल्कुल, धान की फसल एक नहीं, धान की 2 फसल लेते, उसी के अंदर एक आलू की फसल भी लेते। मैं कहा कैसे लेते, मैं देख कर क्या है पूरा जाकर के, क्यों नहीं हम लोग भी कि मेरी सॉइल टेस्ट करने के बाद में मैं कौन कौन सी फसल ले सकता हूँ। धान तो है मेरा, लेकिन धान के साथ साथ में उसके बाद में मैं अपनी जमीन का उपयोग करके कौन कौन सी फसल ले सकता हूँ। अगर मेरी आमदनी बढ़ेगी तो मेरा रहन सहन का तरीका चेंज होगा, मेरी आवक बढ़ेगी तो मेरे काम करने का तरीका चेंज होगा, संसाधन आएंगे तो मेरी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। और इसीलिए इन चीजों के ऊपर पॉलिटिकल खाली हम बातचीत करें तो कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूं, आप बड़े विजनरी नेता हैं, बड़े कर्मठ होकर धरातल पे जुझारू रूप से काम करते हैं, इस सरकार में बड़ी जिम्मेदारी आपको नहीं मिली, अफसोस होता होगा, आपका विजन आपके माइंड में चलता अभी भी आपने ट्रैफिक को लेके बताया। मैं अपनी बात रखता हूँ, मेरे सहयोगी साथी सरकार मेरी, जिनके पास मेरे को लगता है कि इन चीजों को लेके करना चाहिए, मैं अपनी बात उनको रखता हूँ, करते भी। मैं कहने में संकोच नहीं करता, मैं चाहे वो प्रशासन तबका हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से, क्योंकि छत्तीसगढ़ माताजी के हम बेटे हैं, हमने यहाँ जन्म लिया, ये रायपुर हमारा है, और रायपुर के काम करने में अगर हमारा कुछ योगदान मिल जाए तो हमारा भला है, रायपुर का भला है। कोई रायपुर में आता बाहर का आदमी वो ये थोड़ी बोलता है कि राजेश मूणत कौन। बिल्कुल, कल का रायपुर क्या था और आज का रायपुर क्या, वो रायपुर की तारीफ करता हमेशा। बिल्कुल, और जब मेरा शहर डेवलप होता है तो 4 लोग हमारी तारीफ करते तो हमें भी गर्व होता है यार रायपुर बदला हुआ दिखता है। इसलिए जन भागीदारी के माध्यम से शहर का डेवलपमेंट, यह शहर मेरा, ये मेरे मन में विश्वास होना चाहिए, मेरे को दर्द होना चाहिए। और जब तक हम जन भागीदारी से शहर को ठीक करने की योजना लेकर के नहीं चलेंगे, मेरा हित हो जाए तो प्रोफेशनल दिमाग है, वो अपने हित की चिंता कर रहा, नो, मेरा शहर का हित कैसे होगा, मेरा शहर व्यवस्थित कैसे होगा, मेरा शहर योजनाबद्ध तरीके से आगे कैसे बढ़ेगा, और छत्तीसगढ़ मातारी के अंदर हम कितना आगे वो बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे पाए,
वो हमें करना चाहिए। मेरा इतना ही कहना। बेहद शुक्रिया आपका समय देने धन्यवाद के लिए। मित्रों। बेहद शुक्रिया। अगले अंक में एक और सक्सेस के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।